हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का संजय सर क्लास के इस नए वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे विद्युत धारा नामक अध्याय। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को विद्युत धारा नामक अध्याय के उन इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लेकर आया हूं जो कि अक्सर आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे सीबीएसई के एग्जाम हो, चाहे सीजीबीएसई के एग्जाम हो, चाहे अन्य स्टेट बोर्ड के एग्जाम क्यों न हो, यह आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मैंने हर टॉपिक का वीडियो बना करके आपके लिए YouTube में भेजा हुआ है। साथ ही साथ संजय सर क्लास की ओर से प्रतिदिन प्रातः 9 बजे ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जा रही हैं, ताकि इस कोरोना के महासंकट काल में आपका पढ़ाई किसी भी प्रकार से प्रभावित न हो। जो बच्चे ऑनलाइन क्लास प्रतिदिन पढ़ना चाहते हैं वो नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर प्रतिदिन ऑनलाइन क्लास का लिंक प्राप्त कर सकते हैं और अपनी भौतिकी की पढ़ाई को आगे हमेशा जारी रख सकते हैं। चलिए, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं इस चैप्टर का, विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर। वैसे तो मैंने इसको ऑनलाइन क्लास में इस टॉपिक को पढ़ाया समझाया भी है, ठीक है। आपने अगर वो क्लास अटेंड नहीं किया होगा तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप विद्युत वाहक बल बाय संजय सर YouTube पे सर्च मारिए और पहले इसके टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिए। इस वीडियो में केवल मैं आपको प्रश्न के उत्तर बताने जा रहा हूं। इनको बेसिक्स के रूप में इनके कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, आप वो वीडियो देख करके विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टता जिसको हम विभवांतर के नाम से जानते हैं, और आंतरिक प्रतिरोध, इस वीडियो को मैंने YouTube पे डाला हुआ है, आप पहले उसको देख लीजिएगा। चलिए, विद्युत वाहक बल होता क्या है? जब किसी सेल से जब कोई भी परिपथ नहीं जुड़ा होता है, जब सेल खुला अवस्था में होता है, तब उसके टर्मिनलों के बीच में मान लेते हैं कि हमारे पास एक इस प्रकार से बैटरी है, ठीक है। ये इस प्रकार से बैटरी है, इसके दो इलेक्ट्रोड हैं, एक इलेक्ट्रोड ए है, एक दूसरा इलेक्ट्रोड ए है। जब हम इस बैटरी से किसी भी प्रकार का परिपथ नहीं जोड़े होते हैं तो इस टर्मिनलों के, इन दोनों टर्मिनल के बीच का जो विभवांतर होता है, अधिकतम होता है, वो विभवांतर इस सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। जबकि जब हम इस सेल से किसी भी प्रकार के परिपथ को हम ऐसे जोड़ दिए होते हैं, हम परिपथ को पूरा कर देते हैं, तो इस परिपथ में प्लस से माइनस की ओर क्या होता है? धारा प्रवाहित होता है। तो विद्युत धारा प्रवाहित होने के पश्चात किन्हीं भी दो बिंदु, हम इसमें कोई भी दो बिंदु लें, इन दोनों बिंदुओं, बिंदु ए और बी अगर नाम लूं, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच के जो विभव में अंतर होता है वो कहलाता है इसका विभवांतर। कहने का मतलब, सेल का जब खुली अवस्था में होता है तो अधिकतम विभवांतर उसका विद्युत वाहक बल कहलाता है, लेकिन जब सेल को हम बाह्य परिपथ से जोड़ते हैं तो किन्हीं भी दो बिंदुओं के विभव का अंतर जो होता है वो विभवांतर कहलाता है। ये पहला अंतर हो गया। दूसरा है, विद्युत वाहक बल विद्युत धारा के कारण को व्यक्त करता है। विद्युत वाहक बल दोनों टर्मिनल के बीच का जो विद्युत वाहक बल होता है, जब हम उसमें कोई परिपथ नहीं जोड़े हैं तब तक उसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है, लेकिन इन दोनों में ये प्लस है, ये माइनस है, अलग अलग विभव है, एक प्लस है, एक माइनस है। तो जितना ज्यादा विद्युत वाहक बल होगा वो उसके कारण से ही विद्युत धारा प्रवाहित होता है। लेकिन
विद्युत धारा का जो प्रभाव होता है कि इस प्रतिरोध पर विद्युत धारा का क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो व्यक्त करता है क्या, विभवांतर। कि इन दोनों बिंदुओं के बीच में कितना विभव का अंतर हो रहा है वो बताता है विभवांतर। अर्थात विद्युत धारा के कारण को विद्युत वाहक बल व्यक्त करता है, जबकि विद्युत धारा के प्रभाव को विभवांतर व्यक्त करता है। ठीक है, तीसरे कारण पे आते हैं। तीसरा कारण है विद्युत परिपथ भंग होने पर विद्युत वाहक बल यथावत बना रहता है, वह शून्य नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि यदि मैं इसमें से इस विद्युत परिपथ को हटा दूं तो भी इस सेल का जो भी विद्युत वाहक बल होगा वो यथावत होगा, वो शून्य नहीं होगा। लेकिन विद्युत परिपथ जैसे ही भंग हो गया, अब हम किन दो बिंदुओं को लेंगे, कोई बिंदु बचे नहीं। विद्युत परिपथ ही भंग हो गया तो कोई बिंदु नहीं बचा, बिंदु नहीं बचा तो विभवांतर क्या होगा, शून्य हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने इसमें विद्युत परिपथ ये जोड़ा, ठीक है, अब मैं इसको यहां से भंग कर दूं, बीच में यहां से ब्रेक कर दूं, तो अब जब इसमें धारा ही प्रवाहित नहीं होगी तो दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभव निकालेंगे वो क्या होगा, शून्य होगा। अंतर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये है हमारा तीसरा पॉइंट की परिपथ के भंग होने के बाद इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। चौथे पॉइंट पर आते हैं। किसी सेल का विद्युत वाहक बल बाह्य परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता। ये सेल है, इसका विद्युत वाहक बल मैंने बताया कि ये परिपथ नहीं होता है तो इसके दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव का अंतर विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो बाह्य परिपथ नहीं जुड़ा है तब तो इसका विद्युत वाहक बल है, तो बाह्य परिपथ के प्रतिरोध का इस पर तो कोई असर ही नहीं होगा ना। ठीक उसी प्रकार इस बाह्य परिपथ का असर किसके ऊपर है, विभवांतर के ऊपर, क्योंकि ये परिपथ प्रतिरोध है। इस परिपथ का प्रतिरोध हम बढ़ाएंगे घटाएंगे तो दोनों बिंदुओं के विभव पर तो प्रभाव पड़ेगा। ये है हमारा पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 है, यह परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर से बड़ा होता है। आपको मैंने विद्युत वाहक बल वाले वीडियो में ये बताया था कि इस सेल का विद्युत वाहक बल सपोज 40 है, ठीक है। जब हम परिपथ को जोड़ते हैं तो परिपथ में अपने को 36 वोल्ट प्राप्त होता है, तो 4 वोल्ट कहाँ गया, ये सेल का क्या है, विद्युत वाहक बल। ये क्या है, इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में जब हम कोई परिपथ को पूरा करते हैं, जब हम परिपथ को जोड़ करके पूरा करते हैं तो हमको 36 वोल्ट प्राप्त होता है। 4 वोल्ट कहाँ जाता है, 4 वोल्ट जाता है इसमें जो विद्युत अपघट्य होते हैं वो इसके लिए आंतरिक प्रतिरोध का कार्य करते हैं। कहने का मतलब सेल का विद्युत वाहक बल 40 वोल्ट, परिपथ का विभवांतर 36 वोल्ट, तो 36 से 40 बड़ा हुआ ना, मतलब सेल का विद्युत वाहक बल दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर से क्या हुआ, बड़ा हुआ। और यही चीज यह सदैव विद्युत वाहक बल से क्या होता है, छोटा होता है। तो ये हैं हमारे मुख्य 5 आंसर, ठीक है। आप चाहें तो और एक आंसर इसका बना सकते हैं कि विद्युत वाहक बल को हम किससे दर्शाते हैं, E से दर्शाते हैं, विभवांतर को किससे दर्शाते हैं, V से दर्शाते हैं, ठीक है। एक आंसर ये भी लिख सकते हैं, लेकिन आप प्रश्न को पहले पढ़ के ये देखिएगा कि प्रश्न में कितने अंतर आपसे पूछे गए हैं। अगर 2 अंतर पूछे हैं 2 लिखिए, 3 पूछे गए हैं 3 लिखिए, 4 पूछे गए हैं 4 लिखिए, 5 या 6 पूछे गए हैं उसके अनुसार लिखिए, ठीक है। आई होप आपको इन दोनों में अंतर अब समझ में आ गया होगा। अब मैं चलता हूं अगले प्रश्न की ओर, जो है ओम का नियम, ठीक है। इसको मिटाता हूं, आप इसको नोट करना चाहें वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आइए अब हम लोग इसके दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न को लेते हैं, जो है
ओम के नियम से संबंधित कि ओम का नियम क्या है और इसकी क्या क्या सीमाएं होती हैं। ठीक स्टूडेंट, ओम के नियम से संबंधित मैंने आपको लेक्चर नंबर 3 में बताया है ओम का नियम। आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो उस वीडियो को जरूर देखिए। ओम का नियम बाय संजय सर, यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आपको इसका एग्जैक्ट प्रैक्टिकल करके बताया गया है कि ओम के नियम में क्या क्या चीजें हैं, कैसे ओम के नियम का सत्यापन किया गया है। बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को आप उस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, जरूर देखिएगा। इस वीडियो में केवल मैं आपको प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखने हैं ये बता रहा हूं। ठीक है, ओम का नियम क्या है और इसकी सीमाएं लिखिए। ओम साहब ने क्या था, जर्मन के एक वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम नाम के एक वैज्ञानिक थे जर्मन में, जिन्होंने क्या किया था, किसी चालक के सिरों पर जब विभवांतर लगाया गया तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जब किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर और उसमें बहने वाली विद्युत धारा, जब विभवांतर लगाया गया तब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हुई। तो ये साहब ने क्या किया, उस विभवांतर जिसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित हुई, या ये कहूं कि वह विद्युत धारा जिसके कारण दो बिंदुओं में विभवांतर हुआ। ठीक है, हम लोगों ने देखा है कि जब दो बिंदुओं के बीच में विभव में अंतर होता है, विभवांतर होता है, तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो जब उनमें विभवांतर लगाया गया और उसमें विद्युत धारा उत्पन्न हुई तो उन दोनों में संबंध बताने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया और इस नियम का ही नाम पड़ा ओम का नियम। और इस नियम में उन्होंने ये क्या कहा कि जब किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए, ठीक है, भौतिक अवस्था मतलब चालक की लंबाई में, उसमें कोई परिवर्तन न किया जाए, चालक का जो ताप हो वो स्थिर हो, चालक का जो वायुमंडलीय दाब हो वो स्थिर हो। ठीक है, ये सभी भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन न किया जाए तो किसी विद्युत परिपथ के धातु की तार के सिरों के मध्य, ध्यान रखिएगा, जो हमारे पास परिपथ में तार प्रयोग किया जाएगा वो धातु का ही तार होगा। धातु की तार के सिरों के बीच जो विभवांतर है उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। अर्थात मैं ये कहूं कि यदि किसी चालक के सिरों के मध्य विभवांतर भी हो, मध्य विभवांतर भी हो तथा उसमें प्रवाहित धारा आई हो, तो इस नियमानुसार क्या हो जाएगा कि सिरों के बीच विभवांतर भी उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई के समानुपाती होता है, अर्थात V अनुक्रमानुपाती I। इसको अनुक्रमानुपाती या समानुपाती दोनों एक ही चीज है। आप इसमें समानुपाती की जगह अगर अनुक्रमानुपाती शब्द लिखते हैं तो उसमें कोई भी गलती नहीं है। इसी स्टेटमेंट को दूसरे तरीके से किसी बुक में अलग अलग तरीके से लिखा होता है, वो है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, ताप, दाब इत्यादि में कोई परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात V अनुक्रमानुपाती I। ठीक है
स्टूडेंट, मैं फिर से आपसे कहूंगा, यहाँ पे इस वीडियो में मैं केवल आप लोगों के लिए लिखने वाले आंसर को लेके आया हूँ। इसके कॉन्सेप्ट को मैंने बहुत ही अच्छे से ओम के नियम नामक वीडियो में समझाया है, बताया है, प्रैक्टिकल करके समझाया है। फिर से कहूंगा, आप वो वीडियो जरूर देखिए, तो आप ओम के नियम से बहुत अच्छे से परिचित हो जाएंगे। ठीक है। V अनुक्रमानुपाती, I अनुक्रमानुपाती चिन्ह को जब हम हटाते हैं तो यहाँ पर एक लगता है नियतांक R, और ये क्या है, R एक नियतांक है, और इस नियतांक को बोलते हैं हम प्रतिरोध। इस नियतांक को हम बोलते हैं क्या, प्रतिरोध। जब हम अब यहां से आगे अगर प्रतिरोध का, इस प्रतिरोध का मान निकालें तो R बराबर मिलेगा हमको V/I। ठीक है। अब इससे जब हम लोगों ने प्रैक्टिकल किया था उस वीडियो में, तो हम लोगों ने पाया था कि जैसे जैसे हम क्या करते हैं, हम विभवांतर, ये हम ले लिए अपने प्रयोग को, ये हो गया विभवांतर का, ये हो गया कॉलम विद्युत धारा का। इसमें हमने रखा विभवांतर, इसमें रखा विद्युत धारा, और इसमें हम लोगों ने रखा एक नियतांक को V/I। ठीक। हम लोगों ने पहला प्रैक्टिकल, ये विद्युत परिपथ लेते हैं हम क्या करते हैं, एक विद्युत परिपथ लेते हैं। ये इस विद्युत परिपथ में हम क्या करते हैं, बैटरी जोड़ देते हैं, अलग अलग बैटरी जोड़ते हैं इस प्रकार से। और यहाँ क्या जुड़ता है हमारा, एक अमीटर जुड़ता है श्रेणी क्रम में, इसके साथ समांतर क्रम में एक वोल्ट मीटर जुड़ता है। वोल्ट मीटर से हम विभव का मापन करते हैं, अमीटर से हम विद्युत धारा का मापन करते हैं। और जब हम इसको क्या करते हैं, एक बैटरी से जोड़ते हैं। जब हम इसको एक बैटरी से जोड़ते हैं, यहाँ पर अभी क्या है, कुंजी लगाना बाकी है। जोड़ने के बावजूद विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। जब हम इसमें कुंजी लगाएंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित होगा। जब विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो प्लस से माइनस की ओर प्रवाहित होता है। हमने पहले एक बैटरी से इसको लाके जोड़ा। पहला बैटरी मतलब उसका वोल्ट कितना है, 1.5 वोल्ट। ठीक है। एक बैटरी, जब नया बैटरी है तो वो क्या है, 1.5 वोल्ट। अब जब हमने पहले बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित किया तो हमारा अमीटर में हम रीडिंग देखे तो मान लेते हैं, सपोज वो रीडिंग आया कितना, 1। वो रीडिंग कितना आया, 1। जब हमने अब सोचा कि अब हम एक बैटरी को नहीं जोड़ते हैं, अब हम क्या करते हैं, इसमें 2 बैटरी को जोड़ देते हैं। 2 बैटरी को यहां से जोड़ दिया, अब 2 बैटरी जोड़ दिया। जब 2 बैटरी को हमने जोड़ा तो 2 बैटरी में कितने वोल्ट हो गए, 3 वोल्ट। अब हमने जब रीडिंग देखा तो लॉजिक सी बात है कि यहाँ पे 1.5 था, इसका दुगुना किया तो सामान्य आंसर आप कर सकते हैं कि इसका भी विद्युत धारा भी 2 एम्पियर ही इस अमीटर में प्राप्त होती है। ये कोई लॉजिकल गेम नहीं है कि ऐसा होगा ही, ये यहाँ से बकायदा हम जब रीडिंग लेते हैं ना तो हमको ये मिलता है। जब हम इसको अब सोचते हैं कि दूसरे से ना जोड़ करके हम इसको जोड़ दिए, किससे, तीसरे से जोड़ दिए, ये 3 बैटरी से। 3 बैटरी से अब हम जोड़े तो 3 बैटरी का रीडिंग कितना हो गया, 4.5। ठीक है। अब हमने अमीटर में जब रीडिंग देखा तो हमारा रीडिंग आया लगभग इसमें 3 के आसपास। ठीक है। चौथे बैटरी को भी जोड़ के ऐसे हम लोगों ने प्रैक्टिकल करके आपको उस वीडियो में दिखाया था, वहां इनके मान अलग अलग आए थे। ठीक। अब इसमें R का जब मान निकालते हैं तो R बराबर क्या होता है, V/I। V/I मतलब 1.5/1 इक्वल टू 1.5। ठीक है। यहां से जब भाग दिए V/I मतलब 3/2, इसमें भी भाग दिए 1.5, नियतांक फिक्स है।
अब इसमें भी भाग दिए 4.5/3, इसमें भी आता है 1.5। मतलब हमने देखा कि हमने जितने भी रीडिंग लिए उसमें आर क्या मिला, एक नियतांक मिलता है। ठीक, और जब हम इसका ग्राफ खींचते हैं, जब हम इसमें ग्राफ खींचते हैं इस प्रकार से, ये ग्राफ, ये हो गया v और ये हो गया i। ठीक है, इसमें हम मान को भर देते हैं। मान ये 0 हो गया, v में 1.5, 3, फिर 4.5, फिर 6। ठीक है, और इधर i में जब भरते हैं, इसमें भी लेते हैं 1, 2, 3, 4। ठीक है, जब हमने देखा कि 1.5 पे इसका मान कितना है, ये यहां पर आता है। 3 पे 2, 3 ये है 2, ये यहां पर आता है। 4.5 पे 3, 4.5, 3 ये हुआ। तो हमने देखा कि हमको एक सीधा सा सरल रेखा प्राप्त होता है। ये है v और i के मध्य ग्राफ। अब इसके आधार पर हमको अगर इस बिंदु पे सपोज यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 हुआ, छठवें पे ज्ञात करना है, तो छठवें पे हम ऐसे देख के इसका मान बता सकते हैं। स्टूडेंट ये ध्यान रखिएगा, इस टाइप के ग्राफ का एक प्रश्न 2019 के हाफ ईयरली एग्जाम में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के प्रश्न में पूछा जा चुका है। तो ऐसे प्रश्न को बड़े ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। अब आती है इसके सीमाएं। ठीक है, इसके सीमाएं इसके इस स्टेटमेंट में ही निहित है। पहला क्या है कि किसी विद्युत परिपथ के धातु की तार के सिरों के बीच, मतलब हमारा जो परिपथ होगा वो क्या होगा, धातु का तार होगा। अर्थात ओम का नियम धात्विक तारों के लिए ही सत्य होता है, पहला। दूसरा सीमा हो जाएगा कि इसके चालक के तार में, चालक के भौतिक अवस्था में या चालक तार की लंबाई में किसी भी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए। दूसरा चीज, चालक के ताप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए। और चौथा चीज, चालक के दाब में किसी भी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए। ये इसकी सीमाएं हैं। अगर हम इन चारों से छेड़छाड़ करेंगे तो फिर हम ओम के नियम को सत्यापित नहीं कर सकते, या तो हम ये कर सकते हैं कि ऐसी स्थिति में ओम का नियम लागू नहीं हो सकता। तो हम इसकी सीमाएं में क्या हो जाएगी, इसकी सीमाएं में ओम का नियम केवल धात्विक परिपथ के लिए सत्य है, पहला। दूसरा, भौतिक अवस्था में कोई भी परिवर्तन न किया जाए तभी ओम का नियम सत्य होगा। ठीक स्टूडेंट, ये तो हो गया दूसरा प्रश्न। अब मैं आप लोगों के लिए एक और प्रश्न लेके आता हूं, इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण प्रश्न, किरचॉफ का नियम और व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। इसका आप फटाफट फोटो ले लीजिए, फिर आगे बताता हूं। चलिए, अब हम लेके आते हैं इसके तीसरे प्रश्न को। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, किरचॉफ के नियम को स्पष्ट कीजिए तथा इसकी सहायता से व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था के लिए आवश्यक प्रतिबंध ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट, ये जो प्रश्न है इसी प्रश्न को कई प्रकार से घुमा के पूछता है। कभी कभी ये भी पूछता है कि किरचॉफ के नियम को लिखिए तथा इसकी सहायता से व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत को समझाइए। ठीक है, या फिर डायरेक्ट लिख देता है कि किरचॉफ के नियम की सहायता से व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत का प्रतिपादन कीजिए। अलग अलग तरीके से प्रश्न को पूछता है, लेकिन प्रश्न को बनाने के जो तरीके हैं ना वो एक जैसे हैं। ठीक है,
किरचॉफ के नियम को मैंने आपको विद्युत धारा लेक्चर नंबर 13 में और व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत को विद्युत धारा के लेक्चर नंबर 14 के वीडियो में बताया है और समझाया है। इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए लेक्चर नंबर 13 और लेक्चर नंबर 14 का वीडियो जरूर देखें, ताकि आपको किरचॉफ का नियम और व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत दोनों बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाए। आप YouTube में विद्युत धारा L13 बाई संजय सर या विद्युत धारा L14 बाई संजय सर लिख के सर्च कीजिए, आपको सभी के सभी वीडियो प्राप्त हो जाएंगे। चलिए चालू करता हूँ। किरचॉफ साहब ने क्या किया था, ओम साहब ने जो नियम दिया था उन्हीं के नियम को थोड़ा सा आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। ओम का जो नियम था वो सरल परिपथों पर लागू होता था, लेकिन जहां पर जटिल परिपथ हुए कि कोई तार इधर से आ रहा, कोई इधर से, कोई उधर से, कोई नीचे से, कोई ऊपर से, दाएं से, बाएं से, तो जब ऐसे जटिल परिपथ बनने लगे तो उस समय ओम का नियम लागू नहीं हो पाया, या ओम के नियम की सहायता से हम उन परिपथों को स्पष्ट करने में सक्षम नहीं हो पाए। तब किरचॉफ साहब ने नियम बनाया और इनके नियमों की सहायता से जटिल परिपथों को समझने में, हल करने में बहुत ही ज्यादा मदद मिला। किरचॉफ साहब ने दो नियम दिया था। किरचॉफ साहब ने दो नियम दिया था। एक नियम को, प्रथम नियम को संधि नियम भी कहते हैं, संधि का नियम, ध्यान रखिएगा, संधि का नियम, या फिर इसी नियम को किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, अर्थात इसी को KCL आप में बोलते हैं। ठीक है, ये किरचॉफ के प्रथम नियम को अलग अलग तरीके से बोला जाता था। पहले नियम में इन्होंने क्या बताया कि हमारे पास ये कोई एक तार है जिसमें I1 धारा प्रवाहित हो रही है, इसको हम एक संधि पर लाके मिला रहे हैं। एक और तार है, ये I2 धारा है, ठीक है। एक और इस प्रकार से तार है, I3 धारा है, इसमें प्रवाहित होकर के ये तीनों एक जगह पर मिल रहे हैं। ठीक है, इसमें और कोई कुछ तार इस प्रकार से जोड़े गए हैं, इसमें इस प्रकार से कि इसमें इधर ये धारा प्रवाहित हो रही है I4, इसमें इधर ये धारा बाहर की ओर जा रही है I5, इसमें इधर जा रहा है I6, इसमें और इधर जा रहा है I7। इस प्रकार से जो मैंने रेड कलर में बनाए हैं वे सभी धाराएं बाहर की ओर जा रही हैं, और ये जो ब्लैक कलर में मैंने बनाया है वे सभी के सभी धाराएं अंदर की ओर आ रही हैं, और आ करके एक संधि पर ये सभी मिल रहे हैं। यहाँ पर एक संधि पर ये मिल रहे हैं और उसी संधि से बाहर की ओर जा रहे हैं। क्योंकि एक संधि पर मिल रहे हैं इसलिए इसको संधि का नियम नाम दिया गया। दूसरा चीज, इसमें सभी विद्युत धाराएं हैं, करंट हैं, इसलिए इसको किरचॉफ करंट लॉ नाम दिया गया। ठीक है, इसमें इन्होंने एक सामान्य सा लॉजिक सा बात है। सोचिए कि हमारे पास इस प्रकार से अगर कोई पाइप है ऐसे, ठीक है, ये पाइप है और इसमें इस प्रकार से इधर एक ऐसे जुड़ा हुआ है। इधर से क्या हो रहा है, इसमें पानी आ रहा है, इधर से क्या हो रहा है, इसमें पानी आ रहा है। इधर से 5 लीटर पानी आ रहा है, इधर से 5 लीटर पानी आ रहा है। अब आप ये बताइए कि यदि इधर से 7 लीटर पानी निकल जाए, इधर से 7 लीटर पानी निकल जाए तो इधर से क्या होगा? सामान्य सी लॉजिक सी बात है कि जब 10 लीटर पानी आ रहा तो 10 ही निकलेगा, तो 7 इधर से निकल गया, मतलब इधर से 3 लीटर निकलेगा।
उसी प्रकार इसमें भी इस संधि पर क्या हो रहा है, इस संधि पर I1, I2 और I3 आके मिल रहे हैं, लेकिन I4, I5, I6, I7 बाहर की ओर जा रहे हैं। मतलब इसमें यहाँ पर आने वाली कुल पानी की मात्रा बाहर जाने वाली कुल मात्रा के क्या हो रही है, बराबर हो रही है। अर्थात यहाँ पर भी क्या होगा कि I1 प्लस I2 प्लस I2 का 3 का जो मान होगा वो I4 प्लस I5 प्लस I6 प्लस I7 इन सभी के योगफल के बराबर होगा। कहने का मतलब इस संधि पर जितनी भी धारा प्राप्त होगी, जितनी भी धारा आके मिलेगी, इससे दूर जाने वाली समस्त धाराओं के योगफल के क्या होगी, बराबर होगी। भैया तो ऐसी बात है कि संधि पर जितनी धारा आएगी उतनी ही धारा तो बाहर जाएगी। इस पाइप में, दो पाइप के माध्यम से जितना पानी आएगा इन दोनों से उतना ही पानी तो जाएगा ना। हो सकता है कि किसी पाइप से कम और किसी पाइप से ज्यादा जाए, लेकिन जो कुल मात्रा है 7 और 3 10 लीटर ही तो होगा, क्योंकि 10 लीटर ही तो प्राप्त कर रहा है। उसी प्रकार इसमें 4 धाराएं बाहर जा रही हैं, तो किसी का कम किसी का ज्यादा हो सकता है, लेकिन सभी का जो योग होगा वो अंदर आने वाली सभी धाराओं के योगफल के क्या होगी, बराबर होगी। मैं इसको इधर पक्षांतर करके अगर लाऊंगा तो क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 इन सभी को इधर लाऊंगा तो ये माइनस में हो जाएंगे, माइनस I4 माइनस I5 माइनस I6 माइनस I7 इक्वल टू क्या हुआ, 0 हुआ। तो ये सभी धाराओं क्या हो गई, अगर मैं इन सभी धाराओं को ऐसे लिखूं सिग्मा I इक्वल टू 0, सिग्मा I का मतलब क्या हुआ कि इन सभी धाराओं का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग मतलब जो आने वाली धाराओं को अगर हम प्लस में लिए हैं तो जाने वाली धाराओं को माइनस में लेंगे, यदि आने वाली धाराओं को माइनस में लेंगे तो जाने वाली धाराओं को प्लस में लेंगे। ठीक है, तो बीजगणितीय योग मतलब चिन्ह सहित इनका जो योग हो रहा वो कितना हो रहा, 0 हो रहा। यही है किरचॉफ साहब का पहला नियम। अब मैं इनके स्टेटमेंट को यहाँ पर लिख देता हूँ कि इस नियमानुसार, अर्थात इस नियमानुसार क्या हुआ, विद्युत परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो 0 होता है, अर्थात सिग्मा I इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो हो गया किरचॉफ साहब का पहला नियम। अब मैं आता हूं इनके दूसरे नियम पे। आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं इसको मिटा के किरचॉफ साहब के दूसरे नियम पर आता हूं। आइए अब हम आते हैं किरचॉफ साहब के दूसरे नियम पे, और किरचॉफ साहब का ये जो दूसरा नियम है, ये दूसरा नियम ये क्या कहलाता है, किरचॉफ के दूसरे नियम को लूप का नियम भी कहते हैं, या किरचॉफ का वोल्टेज नियम, किरचॉफ वोल्ट्स लॉ या केवीएल के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक, इन्होंने इस दूसरे नियम में क्या कहा कि किसी बंद परिपथ में प्रतिरोधकों पर वोल्टताओं का बीजगणितीय योग, किसी बंद परिपथ में मान लेते हैं ये हमारे पास एक बंद परिपथ है, ठीक है, यहाँ पर एक सेल जुड़ा हुआ है, सेल के साथ आंतरिक प्रतिरोध होता है, ये इसका बाह्य प्रतिरोध है, ये हमने इसमें एक कुंजी लगा करके इसमें हम क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं। हम ये मान लेते हैं कि इस सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो क्या है, आंतरिक प्रतिरोध 0 है, आंतरिक प्रतिरोध R का मान 0 है। ठीक है, उस स्थिति में इस सेल का जो विद्युत वाहक बल E है, जब इसमें कुंजी लगाएंगे तो इसमें विद्युत धारा I प्रवाहित होगा। हमारे पास कोई एक प्रतिरोध लगा है जिसका प्रतिरोध R है, तो प्रतिरोध के सिरों के बीच का जो विभवांतर होगा, ओम के नियम से इसके सिरों के बीच का विभवांतर V बराबर क्या होगा, I इंटू R।
यही कहता है किसी बंद परिपथ में प्रतिरोधकों पर वोल्टताओं का बीजगणितीय योग। मैंने अभी एक प्रतिरोध लिया है, तो एक प्रतिरोध का वोल्टेज मतलब IR हुआ का योग लूप में स्थित सेलों के विद्युत वाहक बलों के योगफल के बराबर होता है। मैंने आप लोगों को टर्मिनल वोल्टता जब पढ़ाया था तो ये पढ़ाया था कि इस विद्युत वाहक बल का मान E का मान इसके प्रतिरोध के सिरों के बीच के विभवांतर मतलब I इंटू R, ओम के नियम से प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर V इक्वल टू क्या होता है I इंटू R प्लस यहाँ पर क्या होता है आंतरिक प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर मतलब IR इंटू स्मॉल r, ये पता था। लेकिन इसमें हम लोगों ने मान लिया कि सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो शून्य है, तो ये क्या हो गया पूरा का पूरा शून्य हो गया। मतलब विद्युत वाहक बल E का मान कितना हो गया IR के बराबर। IR मतलब V है, तो इसको हम इधर ले आए तो E माइनस क्या हो जाएगा V, या एक लाइन IR लिख दो तो बराबर क्या हो गया 0, अर्थात E माइनस V इक्वल टू 0। ये हुआ प्रतिरोधकों और सेलों से युक्त किसी बंद परिपथ के वोल्टताओं का बीजगणितीय योग। वोल्टता मतलब ये हो गया विद्युत वाहक बल, ये भी तो इस सेल का वोल्टता है, और ये इसका क्या है विभवांतर। वोल्टताओं का बीजगणितीय योग कितना हुआ 0 हुआ, अर्थात सिग्मा V इक्वल टू क्या मिला 0। ठीक है, ये तो मैंने एक प्रतिरोध के लिए बताया। अब मैं आप लोगों को एक दूसरा ले रहा हूं जिसमें हमारे पास दो सेल जुड़े हैं, दो सेल जुड़े हुए हैं, साथ में दो प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। ये मैंने ये जोड़ दिया, ये यहाँ पर लग गया कुंजी। ठीक है, पहले सेल का प्रति विद्युत वाहक बल E1, दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल E2, ABCD। ठीक है, जब हम इसमें कुंजी लगा दिए तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हुआ, इस प्रकार से विद्युत धारा प्रवाहित हुआ। पहले वाले का प्रतिरोध यदि हम ये मान लें कि R1 है और दूसरे वाले का प्रतिरोध कितना है R2 है, तो इनके सिरों के बीच में विभवांतर, पहले वाले के सिरों के बीच का विभवांतर V1, दूसरे के सिरों के बीच का विभवांतर V2। ठीक है, V1 का मान कितना होगा, अगर I धारा प्रवाहित हो रहा है तो V1 इक्वल टू I इंटू R1 और V2 इक्वल टू हो जाएगा I इंटू R2। ठीक, मतलब A और B के बीच का जो विभवांतर होगा, A व B के बीच का विभवांतर कितना होगा V1 प्लस V2, अर्थात I R1 प्लस I R2, यही होगा। ठीक, अब सेल का विभवांतर देखते हैं। सेल का विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा E1 प्लस E2, और क्या कहता है ये नियम कि बंद प्रतिरोधकों के वोल्टताओं का बीजगणितीय योग, प्रतिरोधकों के वोल्टताओं का बीजगणितीय योग V1 प्लस V2 किसके बराबर होगा, सेल के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय मतलब E1 प्लस E2 के, अर्थात इस नियमानुसार जो हो जाएगा E1 प्लस E2 का मान किसके बराबर होगा V1 प्लस V2, अर्थात E1 प्लस E2 इसका मान रख दें तो I R1 प्लस I R2 हो जाएगा। ये टोटल क्या है वोल्टता ही तो है। ये सेल का वोल्टेज जब आंतरिक प्रतिरोध शून्य हुआ तो सेल का वोल्टेज, और ये क्या हुआ प्रतिरोधकों के बीच का वोल्टेज। ठीक है, अब इसको मैं इधर पक्षांतर करके ले आऊं तो क्या मिलेगा E1 प्लस E2, ये इधर आएगा तो माइनस I R1, ये इधर आएगा तो माइनस I R2 इक्वल टू हो जाएगा 0, और ये पूरा का पूरा क्या है सिग्मा V इक्वल टू 0। वोल्टताओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये है किरचॉफ साहब का दूसरा नियम। स्टूडेंट,
किरचॉफ साहब के नियम में यहाँ जो प्लस माइनस लगता है ना, इसको मैंने बकायदा लेक्चर नंबर 13 के वीडियो में चिन्ह परिपाटी का नियम भी समझाया है। आपसे प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कि उस वीडियो को जरूर देखिएगा। जो बच्चे मेरे वीडियो को शुरू से देखते आए हैं और मेरे क्लास को लगातार अटेंड कर रहे हैं, उनको ये समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। अब मैं इसके आगे बढ़ रहा हूं, जहां पर ये हमको बताना है कि व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन के अवस्था के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है। आप इसका फटाफट फोटो ले लीजिए। इसके बाद मैं व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर चलता हूं। अब हम आते हैं व्हीटस्टोन साहब के सिद्धांत पर कि इन्होंने क्या दिया था। इन्होंने क्या किया था, एक समांतर चतुर्भुज लिया इस प्रकार, ठीक। अब इन्होंने इसके एक विकर्ण में, इसके एक विकर्ण मतलब एक विकर्ण ये वाला हो गया, एक विकर्ण में गैल्वेनोमीटर अर्थात धारामापी जोड़ दिया, ठीक है। और एक दूसरा विकर्ण AC जो है, इस AC में इन्होंने क्या किया, एक बैटरी जोड़ दिया। इस प्रकार से इन्होंने एक बैटरी जोड़ दिया और इसके मार्ग में एक कुंजी लगा दिया, ठीक है। अब जब इन्होंने इस कुंजी को चालू किया तो इसमें विद्युत धारा I प्रवाहित होने लगी। अब विद्युत धारा जब I प्रवाहित होने लगी तो इस बिंदु से यहाँ के बाद ये क्या होगा, दो रास्तों में बट जाएगा। ये दो रास्तों में बट गया तो ये मान लीजिए कि AB की दिशा में I1 धारा प्रवाहित हुआ और AD की दिशा में I2 धारा प्रवाहित होता है। अब ये जब आगे बढ़ता है, ये धारा यहाँ बिंदु B पर पहुंचता है, तो बिंदु B पर आने के बाद ये दो रास्तों में बटेगा। यहाँ से दो रास्तों में, जैसे यहाँ पर दो रास्ते बटे तो I का मान I1 और I2 के योगफल के बराबर होगा, संधि के नियम के अनुसार, किरचॉफ के पहले नियम के अनुसार। अब जब ये I1 धारा यहाँ गया तो इस संधि पर फिर दो भागों में बट रहा। तो अगर ये मान के चलें कि इसमें गैल्वेनोमीटर में IG धारा प्रवाहित हो रहा है, यदि गैल्वेनोमीटर में IG धारा प्रवाहित हो रहा है तो इसमें BC में कौन सी धारा प्रवाहित होगी, I1 माइनस IG। लेकिन हमारा जो प्रश्न बोला है वो बोला है संतुलन की अवस्था में, अर्थात गैल्वेनोमीटर में कोई भी विक्षेप नहीं होगा। और कोई भी विक्षेप नहीं होगा मतलब IG का मान क्या होगा, 0 होगा, मतलब इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। और जब इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी तो इधर जाने वाली धारा का मान कितना होगा, जितनी धारा आएगी उतनी धारा BC में चली जाएगी। दूसरी चीज, अब इधर देखिएगा कि AD में I2 धारा आ रहा है, इधर से IG धारा आता। अगर IG का मान 0 नहीं होता तो DC की ओर कौन सा धारा जाता, I2 प्लस IG। लेकिन IG का मान तो शून्य है, तो IG का मान क्या हो जाएगा, शून्य, मतलब DC में भी केवल I2 धारा प्रवाहित होगी। क्लियर है। यहाँ पे हम लोगों ने उपयोग किसका किया, किरचॉफ साहब के पहले नियम का। अब किरचॉफ साहब के दूसरे नियम से देखिए, किरचॉफ के दूसरे नियम से बंद पास या बंद लूप ABDA में देखिए, इसमें ये वाले में ऐसे A से B, B से C, D से A ऐसे चले। तो जब A से B की ओर चलेंगे तो इसके बीच का विभव वोल्टेज V का मान ओम के नियम से V = IR होगा। तो जब धारा की दिशा में चलते हैं तो क्या लेते हैं, माइनस का IR। लेक्चर नंबर
13 विद्युत धारा बाई संजय सर सर्च कीजिएगा। आपको उसमें चिन्ह परिपाटी का नियम बहुत अच्छे से समझाया गया है। जब धारा की दिशा में चलते हैं तो माइनस लेते हैं, तो माइनस I1 और R का मान कितना है, यहाँ पर प्रतिरोध का मान है P। अब कहाँ पहुंच गए, A से B, अब कहाँ जाना है, B से D, B से D में चले, B से D में चले तो IG का मान 0 है, मतलब इसमें धारा का मान 0 हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, D से A आते हैं। अब D से A, D में आए, धारा की दिशा ऐसे है, हम जा रहे हैं ऐसे, तो क्या लगेगा, प्लस, विपरीत दिशा में प्लस लगता है, I2 इंटू R बराबर इनका बीजगणितीय योग क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब 0 हट जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का I1P प्लस I2R बराबर 0। पक्षांतर करके उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, I1P इक्वल टू I2R। I2 को इधर ले आते हैं, P को उधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, I1 बटे I2 इक्वल टू R बटे P। समीकरण नंबर 1। स्टूडेंट ये ध्यान रखिएगा कि इस प्रश्न में ही हमको बोल दिया है कि संतुलन की अवस्था के लिए, संतुलन की अवस्था मतलब शुरू से ही हमको IG का मान 0 रखना है, ये मान 0 होगा। हमको इसको यहाँ पे लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है कि संतुलन की अवस्था में इतना बराबर 0। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पर संतुलन की अवस्था में, क्योंकि हमको प्रश्न ही बोल दिया है संतुलन की अवस्था, तो इसको नहीं भी बताएंगे तो भी चल जाएगा। अब देखिए हमने लिया अब बंद पास ABDA में, अब दूसरा बंद पास लेते हैं। दूसरा बंद पास BCDB में, BCDB में ये भी कैसे चले, B से C की ओर फिर वापस ऐसे आए। अब देखिएगा इसमें किरचॉफ के दूसरे नियम से ही चलेगा। इसमें कहाँ चले, B से C की ओर चले, तो B से C की ओर चले, धारा की दिशा में चले, तो धारा की दिशा में चले तो इसका मान माइनस I1 और प्रतिरोध कितना है, Q। ठीक है, अब कहाँ चले, C से D की ओर। C से जब D की ओर चलेंगे तो C से D की ओर चलेंगे तो कितना हो जाएगा, ये विपरीत दिशा में प्लस I2 इंटू S। फिर D से B की दिशा में, D से B की दिशा में धारा का मान कितना है, 0 है, मतलब प्लस का 0 बराबर क्या हो जाएगा, बीजगणितीय योग 0 होता है। अब क्या करते हैं, हम इसका उधर पक्षांतर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा I1 इंटू Q बराबर I2 इंटू S। अगर माइनस माइनस को रखेंगे तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, जैसे यहाँ पे माइनस माइनस को रखने से कैंसिल हो जाता। अब I2 को बटे में ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, I1 बटे I2 बराबर Q इधर चला जाएगा तो S बटे Q, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए, LHS और LHS दोनों क्या हैं, ये दोनों बराबर हैं, और जब ये दोनों बराबर हैं तो RHS भी क्या होगा, बराबर होगा 1 व 2 से। क्या होगा, R बटे P बराबर S बटे Q। इसको पलट के लिख देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो क्या हो जाएगा, ये या एक प्रतिबंध ये भी हो जाएगा, या इसको उल्टा कर दीजिए, P बटे R बराबर Q बटे S, ये हो गया। या इसको यहां से तिर्यक पक्षांतर भी कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, P बटे Q बराबर R बटे S। ये हो जाएगा आवश्यक प्रतिबंध किसके लिए, संतुलन की अवस्था के लिए। स्टूडेंट मैंने पहले ही बताया था, इस प्रश्न को कई तरीके से पूछता है। किरचॉफ का नियम की सहायता से व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिए और सिद्ध कीजिए। इसके सिद्धांत को भी लिखना पड़ेगा, लेकिन इस प्रश्न में हमको सिद्धांत को लिखने के लिए नहीं बोला है। तो इस प्रश्न में बोला है कि संतुलन के लिए आवश्यक प्रतिबंध, मतलब अगर हमको सेतु को संतुलन की अवस्था में लाना है तो हमको इन कंडीशन को होना जरूरी है, P बटे Q बराबर R बटे S। ठीक स्टूडेंट, इस
चैप्टर में बहुत सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। मैंने आपको प्रतिरोधों के संयोजन से संबंधित भी प्रश्न बताए हैं, उसके लिए एक अलग ही वीडियो बनाया है। लेकिन इस वर्ष शायद प्रतिरोधों का संयोजन आपके सिलेबस से हट गया है, तो उसके प्रश्न को मैं यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ। कार्बन प्रतिरोध वाले भी आपके सिलेबस से हट गए हैं, तो उसको भी नहीं ले रहा हूँ। लेकिन इस चैप्टर से न्यूमेरिकल सवाल अक्सर आते हैं, तो इस साल जैसे न्यूमेरिकल सवाल आने की संभावना है, एक प्रश्न उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। आप इसका फटाफट फोटो लीजिए, फिर मैं उस सवाल के साथ इस चैप्टर को यहीं पर समाप्त करूंगा। अब मैं आपको इस वीडियो का एक न्यूमेरिकल सवाल के साथ एंड करूंगा। इसके साथ ही ये विद्युत धारा नामक अध्याय भी समाप्त होगा। इसके बाद एक नया अध्याय चालू होगा चुंबकत्व को लेकर के। आप प्रतिदिन 8 बजे संजय सर क्लास ज्वाइन करके ऑनलाइन क्लास अटेंड करके अपने पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। आपको बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अध्याय को समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है। संजय सर क्लास में किसी भी प्रकार का रट्टाफिकेशन नहीं चलता है, केवल और केवल कॉन्सेप्ट के आधार पर पढ़ाया जाता है। प्रतिदिन प्रातः 8 बजे 12वीं फिजिक्स की क्लास लगातार संचालित हो रही है। आप भी जुड़िए और टॉपिक को अच्छे से समझ करके बनाइए। ठीक, मैं इस प्रश्न को लेता हूँ। प्रश्न कहता है 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी चालक का प्रतिरोध x ओम है। मान लेते हैं दिया है क्या कि 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर चालक का प्रतिरोध कितना है। चालक का प्रतिरोध जो है, इस चालक के प्रतिरोध को 0 डिग्री सेल्सियस को हम दर्शाते हैं R0 से, जिसका मान है x ओम। ठीक है, अब हमको वह ताप ज्ञात करना है जिस पर इसका प्रतिरोध 3 ओम हो जाता है। हम मान लेते हैं कि माना वह ताप कितना है, T डिग्री सेल्सियस है। तब T डिग्री सेल्सियस ताप पर चालक का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, RT = 3x ओम। ठीक है, साथ ही साथ चालक का जो प्रतिरोध गुणांक है, चालक का प्रतिरोध गुणांक जो कि नियत है, प्रतिरोध गुणांक, और इसको हम दर्शाते हैं अल्फा से, जिसका मान दिया हुआ है 0.4 × 10⁻² डिग्री प्रति सेल्सियस में। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमको इसका सूत्र मालूम है, ताप की निर्भरता जब प्रतिरोध का आप लोगों को मैंने बताया था, तब उस समय कहा था कि इससे संबंधित एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है। उसी प्रश्न को मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। उसमें हम लोगों ने जो एक सूत्र पढ़ा था, वो सूत्र पढ़ा था कि चूंकि RT = होता है R0 (1 + α_T), ये सूत्र होता है। अब इस सूत्र में हमको जो क्या क्या मान मालूम है देखिएगा। RT का मान मालूम है, R0 का मान मालूम है, अल्फा का मान मालूम है, और T का मान हमको फाइंड आउट करना है। ये ताप है ना, इस ताप का ही मान तो हमको इस प्रश्न में वह ताप ज्ञात करना है। ठीक है, T का ही मान ज्ञात करना है। चलिए करते हैं। मैं R0 का अंदर अब गुणा कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, RT = या R0 का इधर तिर्यक गुणा कर दूं मैं, तो बराबर हो जाएगा 1 + α × T। 1 को इधर ले आऊं, 1 इधर आएगा तो RT बटे R0 - 1 = α × T हो जाएगा। अब RT और R0 का मान हम रख देते हैं,
RT का मान कितना है 3x, 3x बटे R0 का मान कितना है x माइनस का 1 बराबर अल्फा इंटू टी। x से x कटेगा, 3 में से 1 घटेगा 2 बराबर अल्फा इंटू टी। हमको t का मान ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा 2 बटे अल्फा, अल्फा का मान रख देते हैं 2 बटे 0.4 इंटू 10 का पावर -2। ठीक, -2 को ऊपर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 10 का घात धन 2 बटे 0.4। अब 0.4 का अगर पॉइंट वाला गुणा करना आपको दिक्कत हो रहा है तो मैं इसमें 10 का ऊपर नीचे गुणा कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा 2 का गुणा हो जाएगा तो 2 दहम 20 गुणे 10 का घात 2 और इसमें गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4, 4 से कट कर दो तो आ जाएगा 5 और 5 का इसके साथ गुणा हो जाएगा तो 500। टी टेम्परेचर में डिग्री सेल्सियस मतलब 500 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा इसका आंसर। स्टूडेंट, मैंने आपको शुरू से ये कहा है कि संजय सर क्लास के सभी वीडियो को आप स्टेप टू स्टेप देखिए तो आपको किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं आएगा। इसी के साथ ये विद्युत धारा नामक अध्याय समाप्त होता है। अब अगले दिन से अगले वीडियो में हम एक नए अध्याय की ओर चलेंगे, चुंबकत्व का। आप प्रतिदिन प्रातः 8 बजे संजय सर क्लास द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास को अटेंड कीजिए और किसी भी प्रकार की समस्या को ऑनलाइन ही आप निजात पा सकते हैं। ठीक, समय समय पर YouTube पर आपके लिए ऐसे वीडियो उपलब्ध कराते जाएंगे जिससे कि आपको पढ़ने में किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर किसी प्रश्न को समझने में कोई परेशानी हुआ हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर कीजिएगा। इसी प्रकार के और भी मेमोरिकल सवाल आपके किताब में दिए हुए हैं, आप उनको बनाइए, हल कीजिए और अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले समय में आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर